हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेज बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 4, जो कि सिर्फ अकेली यूनिट रह गई थी हमारे सेकंड सेमेस्टर में, पैलियोबॉटनी। तो पैलियोबॉटनी आज हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल छोटी सी यूनिट है, तो इसका जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आज के लेक्चर में पूरा कवर कर लेंगे। इसमें कुछ एक दो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, बाकी सारे शॉर्ट्स होते हैं क्वेश्चन, तो आप देख लेना, वो आज कंप्लीट हो जाएगा और पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले इस सेमेस्टर की बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की सारी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप जाके चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपका पूरा सिलेबस वहाँ पे डिटेल में कवर किया गया है। सारी यूनिट्स जो भी जितने उनके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं सब डिटेल में कवर किए गए हैं। तो आज हम यूनिट 4 देख लेंगे तो पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 पैलियोबॉटनी। तो पैलियोबॉटनी इस वर्ड से हमें क्या समझ आता है? पैलियो मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स। हम फॉसिल्स की स्टडी करेंगे। इसमें किस तरह से बॉटनी में फॉसिल्स की स्टडी की जाती है और क्या क्या अलग अलग साइंटिस्ट्स के वर्क हैं, कौन कौन से फॉसिल्स के टाइप हैं और क्या, ये सारे हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पैलियोबॉटनी। सबसे पहले मीनिंग ऑफ पैलियोबॉटनी, मीनिंग देखेंगे। पैलियोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स। पैलियोबॉटनी सिंपली इसका मीनिंग क्या है? ये किसकी स्टडी है? फॉसिल प्लांट्स की स्टडी है। फॉसिल क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो एग्जिस्ट करते थे पहले, लेकिन अब उनके सिर्फ पार्ट्स बचे हैं, कुछ रिमेनिंग पार्ट्स बचे हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि ये सिर्फ प्लांट्स थे कभी, अभी उनमें लिविंग जैसा कुछ नहीं है, लिविंग नहीं है वो प्लांट्स, लेकिन वो फॉसिल हैं। फॉसिल मतलब जीवाश्म, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। उनके रिमेन्स से पता चल जाता है कि ये कुछ ऐसा कोई जीव था, प्लांट या ऐसे ही एनिमल्स में भी फॉसिल्स होते हैं। तो ये फॉसिल्स की स्टडी, इसको बोला जाता है, फॉसिल प्लांट्स की स्टडी को पैलियोबॉटनी। दीज फॉसिल्स आर फाउंड इन द लेयर्स ऑफ अर्थ एंड सर्टेन लेयर्स ऑफ रॉक्स। ये फॉसिल्स कहाँ पे मिलते हैं? जो अर्थ की लेयर होती हैं, लेयर्स, उनमें मिलते हैं, और लेयर्स ऑफ रॉक्स, जो चट्टानों की लेयर्स होती हैं, उनमें मिलते हैं। अब हम पैलियोबॉटनी की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ पैलियोलॉजी की ब्रांच है ये। इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट रिमेन्स फ्रॉम जियोलॉजिकल कंटेक्ट्स एंड यूज फॉर द बायोलॉजिकल construction of the plant environment and both the evolutionary history of the plants with a bearing upon the evolution of life in general। तो सबसे पहले तो ये पैलियोलॉजी की एक ब्रांच है। तो इसमें हम क्या देखते हैं? इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करते हैं जो भी प्लांट रिमेन्स होते हैं, प्लांट पार्ट बचे हुए होते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं हमें? जो जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट में मिलते हैं, और हम उनका यूज करते हैं जो प्लांट एनवायरनमेंट होते हैं और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है प्लांट्स की, उनको कंस्ट्रक्ट करने में, उनको पता करने में। तो किस तरह से इवोल्यूशन हुआ ये हम पता करते हैं उन रिमेन्स से, उन बचे हुए प्लांट के पार्ट से, जो कि हमें मिलते हैं अर्थ की लेयर्स में और रॉक्स की लेयर्स में। तो ये हो गई डेफिनेशन। स्टैनबेरी, ये एक साइंटिस्ट थे, स्टैनबेरी, 1761 1838, ये इनका पूरा लाइफ स्पैन है। इसमें ये इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पैलियोबॉटनी बोला जाता है। स्टैनबेरी फादर ऑफ पैलियोबॉटनी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका रिटन एग्जाम है तो उसमें भी आप लिखेंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट ही बनेगा। तो ये हमने डेफिनेशन और मीनिंग देख लिया। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स कंप्लीट कर लेना, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब देखेंगे, आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व होता है पैलियोबॉटनी, हम किस लिए पढ़ते हैं, ये बॉटनी की ये ब्रांच जो है हम उसको किस लिए पढ़ते हैं, वो हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल है। पैलियोबॉटनी रिसर्च इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमॉन्ग प्लांट्स। तो पैलियोबॉटनी रिसर्च किस में हेल्पफुल है? कि किस तरह से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ये धरती किस तरह से बनी, और जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है प्लांट्स की, एक प्लांट दूसरे प्लांट से किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह इन प्लांट्स का विकास हुआ, धीरे धीरे जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ, तो उसमें ये हेल्पफुल होती है पैलियोबॉटनी रिसर्च। इट हेल्प्स टू डिस्कवर द अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स इन द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। तो ये जो अर्लीस्ट प्लांट थे, जो डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग प्रकार के जो सबसे पहले
उगने वाले प्लांट्स थे उनको हमें डिस्कवर करने में हेल्प करती है जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में, कि किस तरह से जो भी प्लांट हुआ करते थे पहले वो आज के ज़माने में किस तरह से डेवलप होके आए। पैलियोबॉटनी रिसर्च में बी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग व्हाट फॉसिल प्लांट्स वर लाइक एंड द काइंड ऑफ एनिमल्स दैट यूटिलाइज्ड देम एज फूड एंड हैबिटेट। तो पैलियोबॉटनी रिसर्च जो है वो किस तरह से हेल्पफुल है, ये डिटरमाइन करती है, ये बताती है कि फॉसिल प्लांट्स किस तरह से दिखते थे और किस तरह के एनिमल्स उनको यूज करते थे एज अ फूड और हैबिटेट रहने के लिए। दिस इंफॉर्मेशन में बी हेल्पफुल टू इन्फर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ क्लाइमेट इन विच प्लांट्स ग्रो। तो ये इन्फॉर्मेशन किस में हेल्पफुल हो सकती है कि किस तरह का एंशिएंट एनवायरनमेंट था, मतलब जो एनवायरनमेंट था प्राचीन काल में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो किस तरह का था, और उसमें हम टाइप ऑफ क्लाइमेट भी इंक्लूड कर सकते हैं कि किस क्लाइमेट में किस तरह के प्लांट ग्रो करते थे। द नॉलेज ऑफ पैलियोबॉटनी इज आल्सो हेल्पफुल इन सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद द सर्च ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल। तो जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये भी फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो जो पैलियोबॉटनी की नॉलेज है उससे हमें ये भी हेल्प मिल सकती है कि कहाँ पे कोल और कहाँ पे पेट्रोलियम प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम फॉसिल्स। तो स्टडी तो फॉसिल्स की हो रही है, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स को हिंदी में कहा जाता है जीवाश्म। तो जो नॉर्मली हम अगर इससे हम कुछ समझें तो फॉसिल्स होते हैं जो ओल्ड प्लांट्स हैं उनके रिमेनिंग पार्ट्स, मतलब जैसे आज कोई लकड़ी है वो डली डली आगे के ज़माने में आज से कई साल आगे जाके जैसे 50-100 साल आगे जाके किसी को मिले तो वो उस लकड़ी को फॉसिल बुलाएगा, ये फॉसिल है। तो वो रिमेन है किसी भी प्लांट का, ऐसे किसी भी एनिमल का प्लांट का रिमेन उसको हम फॉसिल कहते हैं। तो मीनिंग ऑफ फॉसिल देखते हैं हम। रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो जो रिमेन्स और ट्रेसेस हैं किसके, पास्ट प्लांट और एनिमल्स के, उनको कहा जाता है फॉसिल। तो उनको हम फॉसिल बोलते हैं। रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो ये होगी डेफिनेशन फॉसिल्स की। These remains of organisms from past geological ages remain preserved in sedimentary rocks either as actual structures or as impressions, casts or molds। तो ये जो रिमेन्स हैं मतलब बचे हुए पार्ट्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, ऑर्गेनिज्म क्या, एनिमल्स और प्लांट्स, इनके जो कि पास्ट जियोलॉजिकल एजेस से प्रेजेंट हैं, तो वो प्रिजर्व रहते हैं किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रहते हैं वो पार्ट्स। तो किस तरह से किस फॉर्म में रहते हैं, या तो इम्प्रेशन, कास्ट, मोल्ड्स, ये फॉसिल्स के कुछ नाम दिए गए हैं फॉसिल्स को, तो वही ये उसी तरह से प्रेजेंट रहते हैं। तो ये फॉसिल्स क्या है, रिमेन्स हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के जो कि पास्ट में प्रेजेंट थे। तो ये किस में प्रिजर्व रहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रिजर्व रहते हैं। द वर्ड फॉसिल इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉसिलिस विच मीन्स टू डिग अप। तो ये जो वर्ड है फॉसिल, इसको कहाँ से लिया गया, एक लैटिन वर्ड है फॉसिलिस जिसका मतलब है डिग अप, मतलब खोदना, वहाँ से ये वर्ड लिया गया है फॉसिल। इन द अर्लियर स्टडीज देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स डग आउट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट वर कॉल्ड फॉसिल्स। तो जो अर्लियर स्टडीज थी तो उनमें जो लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को खोदा गया अर्थ की क्रस्ट से, उनको बोला गया फॉसिल्स। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें निकलती गई धरती की परत में से उनको बोला गया फॉसिल जब खुदाई में। दीज थिंग्स आल्सो इंक्लूडेड मिनरल्स एंड रॉक्स बिसाइड्स रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनमें क्या क्या था, एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स के अलावा मिनरल्स और रॉक्स भी प्रेजेंट थी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंट बिकॉज, तो हम ये देखने वाले हैं कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। दे फर्निश एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ। तो यहाँ से हमें पता चलता है इस स्टडी से कि प्री हिस्टोरिक लाइफ में किस तरह से प्लांट्स या एनिमल्स रहते थे, वहाँ हमें एविडेंस मिलते हैं उससे। दे आल्सो प्रोवाइड मिसिंग लिंक्स इन इवोल्यूशनरी चेन्स। तो जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर कुछ मिस होता है तो मिसिंग लिंक्स प्रोवाइड करते हैं ये फॉसिल्स। जैसे कोई प्लांट है उसके बाद अगर हम किसी उसके आगे के प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो बीच में अगर हमें पता करना है कौन सा प्लांट था तो फॉसिल से पता चल जाएगा हमें।
Study of fossils is now an established science. It helped in the construction of phylogenetic classification schemes. तो जो स्टडी है फॉसिल्स की वो अब एक एस्टेब्लिश्ड साइंस है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट साइंस की ब्रांच बन चुकी है और इसने हेल्प किया है जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उसके कंस्ट्रक्शन में, उसको कंप्लीट करवाने में। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कौन सा है? जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, वो होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब दो टर्म्स हैं, मेगा फॉसिल्स एंड माइक्रो फॉसिल्स। द फॉसिल्स और रिमेन्स ऑफ लार्ज और मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स सच एज लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स एंड सीड्स आर कॉल्ड मेगा फॉसिल्स। तो मेगा फॉसिल्स क्या होते हैं? जो लार्ज प्लांट पार्ट्स होते हैं, मतलब जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन फॉसिल्स को बोला जाता है मेगा फॉसिल्स। तो इसमें क्या क्या आते हैं? लीव्स, पत्तियाँ, ब्रांचेस और फ्रूट्स, मतलब फल और सीड, तो ये सारे इसमें आते हैं मेगा फॉसिल्स में। While those of very small or microscopic structures, example spores, pollen grains, etc., are termed as microfossils. और इनके अलावा जो छोटे और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख पाएंगे, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? जैसे स्पोर्स, पॉलन ग्रेन्स। तो इनकी स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, तो इनको बोला जाता है माइक्रोफॉसिल्स। तो मेगा फॉसिल्स और माइक्रोफॉसिल्स दो टर्म्स हो गए हैं, ये आपको समझ आ गए होंगे आई होप। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स किस तरह से बनते हैं, इनको बनने में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हम देखने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। इन द बेसिक प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, फिजिकल पार्ट ऑफ एनी प्लांट और एनिमल मस्ट बी ब्यूरिड विद इन अ वेल प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेसिक प्रोसेस फॉसिलाइजेशन की? उसमें क्या चाहिए? जो फिजिकल पार्ट है, मतलब जो भी प्लांट या एनिमल जो उसका पार्ट है जिसको फॉसिल में कन्वर्ट होना है, वो ब्यूरिड होना चाहिए, मतलब धंसा हुआ होना चाहिए एक वेल प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स में। किसमें? अर्थ की क्रस्ट के अंदर, उसको अंदर धंसा हुआ होना चाहिए। दिस मैट्रिक्स इन द अर्थ क्रस्ट इज यूजुअली सेडिमेंट्री। तो जो अर्थ की क्रस्ट में ये जो प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स होती है उसको बोला जाता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट ऑफ दिस काइंड कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स सच एज लेक, स्ट्रीम, इनलैंड, सी और एस्चुराइन एक्सेट्रा। तो जो सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट है, जो कि ज़रूरत जिसकी पड़ती है फॉसिल के फॉर्मेशन के लिए, फॉसिलाइजेशन के लिए, तो वो किसी भी इनमें से किसी भी एक तरह का हो सकता है, जैसे लेक, स्ट्रीम, जी, इनलैंड, सी और एस्चुराइन एक्सेट्रा। आगे देखेंगे द पोर्शंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और एनिमल प्रिजर्व्ड इन सेडिमेंट बिकम स्टोनी और लिथिफाइड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम। तो जो पोर्शन होता है ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल्स का, तो वो प्रिजर्व्ड होता है सेडिमेंट में और फिर बिकम स्टोनी, मतलब स्टोनी पत्थर जैसा बन जाता है, उसी सेडिमेंट का जो पार्ट होता है उसी जैसा बन जाता है, या फिर लिथिफाइड हो जाता है वो समय के साथ साथ ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम। अदर कंडीशंस विच फेवर फॉसिलाइजेशन इंक्लूड। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि फॉसिलाइजेशन को फेवर करती हैं, मतलब फॉसिलाइजेशन में हेल्प करती हैं? एनारोबिक कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, पीएच लो होना चाहिए। फॉरेस्ट फायर्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल चारकोल। जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं जो चारकोल बना देती हैं, फॉसिल चारकोल, वो फेवर करती हैं फॉसिलाइजेशन। प्रेजेंस ऑफ सेडिमेंट्री मटेरियल्स सच एज कार्बोनेट, सिलिकेट, सॉल्ट्स ऑफ आयरन्स। अगर सेडिमेंट्री मटेरियल्स प्रेजेंट हैं जैसे कार्बोनेट, सिलिकेट, साल्ट्स ऑफ आयरन एक्सेट्रा, तो ये चीज़ें फेवर करेंगी किसको? फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस को। अब हम टाइप्स ऑफ फॉसिल्स देख लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, एग्जाम्पल इसका कोल है। सेडिमेंट्री रॉक एक फॉसिल का टाइप है। अब हम फॉसिल के टाइप्स देखेंगे, उनमें हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, एम्बर, डायटोमाइट, स्यूडोफॉसिल्स, मॉमिफिकेशन, ये सारे हम फॉसिल्स के टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल है कोल। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट मटेरियल्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो बहुत सारे प्लांट मटेरियल्स हैं वो फॉसिल्स की तरह किस में प्रिजर्व्ड हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रिजर्व्ड हैं। कोल इज द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कोल है।
कोल एक प्री हिस्टोरिक ज़माने में, एंशियंट टाइम में क्या था, प्लांट था। वो प्लांट्स पार्ट किसी रॉक के नीचे दब गए और टाइम के साथ धीरे धीरे वो कोल बन गए। तो वो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं जिनको हम। तो ये फॉसिल्स हैं, एक्चुअली फॉसिल फ्यूल हैं। तो वो फॉसिल्स हैं। तो टाइप किसके हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के। सेडिमेंट्स ऑफ प्लांट ओरिजिन आर क्रस्ड बाय ओवरलाइंग प्रेशर एंड फॉर्म कोल। जो प्लांट ओरिजिन के सेडिमेंट्स हैं वो क्रस्ड हो जाते हैं, जो प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर अगर जब, और फिर कोल बना लेते हैं। सेकेंड है एम्बर। द फॉसिलाइज्ड प्लांट रेजिन सीक्रेटेड बाय कॉनिफेरस ट्रीज दैट ग्रीव इन वेरी अर्ली टाइम्स इज कॉल्ड एम्बर। एम्बर क्या होता है, ये रेजिन होता है, मतलब जो गोंद बनता है प्लांट्स में, कॉनिफेरस ट्रीज का जो गोंद होता है वो फॉसिल के फॉर्म में अगर स्टोर रहता है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, तो उसको एम्बर कहा जाता है। नेक्स्ट है डायटोमाइट। डायटम्स आर यूनिसेलुलर एल्गी बिलोंगिंग टू क्लास बेसिलेरियोफाइसी। ये डायटम्स एल्गी होते हैं, बेसिलेरियोफाइसी क्लास से बिलोंग करते हैं एल्गी। देयर बॉल्स हैव सिलिकॉन डिपॉजिट्स। इनके बॉल्स में सिलिकॉन डिपॉजिट रहती है। द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड बाई द रिमेन्स ऑफ डायटम्स इज कॉल्ड डायटमाइट। तो जो फॉसिल्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स किसके होते हैं, डायटम्स के होते हैं, उनको बोला जाता है डायटमाइट। मतलब डायटम्स के फॉसिल्स को डायटमाइट बोला जाता है। सिंपली आप इतना समझ लो। स्यूडोफॉसिल्स और डेंड्राइट्स। स्यूडोफॉसिल्स या डेंड्राइट, स्यूडोफॉसिल्स को हम डेंड्राइट्स भी बोलते हैं। स्यूडोफॉसिल्स और डेंड्राइट्स आर कंप्लीटली इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस टाइप्स। स्यूडोफॉसिल्स या डेंड्राइट्स ये इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। दे ऑफन रिजेंबल प्लांट ऑर्गन्स। ये प्लांट ऑर्गन्स को रिजेंबल करते हैं, मतलब उन्हीं की तरह दिखते हैं। देयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स ड्यू टू सीपेज और पर्कोलेशन ऑफ वाटर इन रॉक क्रिबाइसिस। अब ये जो स्यूडो फॉसिल्स हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन होता है जो मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं किसी भी रॉक क्रिबाइसिस में, मतलब रॉक्स के बीच में, और उनमें वाटर स्टोरेज हो जाता है। फिर वो उन पर प्रेशर पड़ के फॉसिल का एक टाइप बन जाते हैं, स्यूडो फॉसिल्स या फिर डेंड्राइट्स। दे सुपरफिशियली रिजेंबल लीव्स ऑफ फर्न्स। तो ये लीव्स होती हैं जो फर्न्स की पत्तियां होती हैं। फर्न्स कौन से प्लांट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स, उनको रिजेंबल करते हैं, मतलब उनके जैसे दिखते हैं। अब नेक्स्ट है ममीफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स इन आइस फ्रोजन एनवायरनमेंट्स इन द पोलर रीजन्स इज टर्म्ड एज ममीफिकेशन। तो फॉसिलाइजेशन हो, फॉसिल बनने की प्रोसेस हो, लेकिन कहाँ पे, आइस फ्रोजन एनवायरनमेंट में, मतलब आइस बर्फ़ जमी हुई जो एनवायरनमेंट है, ऐसी रॉक्स में, पोलर रीजन्स में जब प्रोसेस हो फॉसिलाइजेशन का, उसको बोला जाता है ममीफिकेशन। The moisture of the tissue of the organism gets converted to very small or micro crystals of ice. फिर जो इस प्रोसेस में जो टिश्यू होगा ऑर्गेनिज्म का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बहुत छोटे स्मॉल क्रिस्टल, माइक्रो क्रिस्टल में बदल जाएगा जो टिश्यू का मॉइस्चर होगा। इट इज़ ऑलमोस्ट अ प्रोसेस सिमिलर टू डीप फ्रीजिंग। तो ये डीप फ्रीजिंग प्रोसेस से सिमिलर प्रोसेस होती है ममीफिकेशन की प्रोसेस। अब लास्ट टाइप है बायोकेमिकल फॉसिल्स। These are the fossils which consist of chemical substances like chlorophyll, amino acids, aromatic acids, flavonoids, branched hydrocarbons and steroids. अब जो ये वाले फॉसिल्स हैं इनमें क्या होता है, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे क्लोरोफिल, अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक एसिड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ब्रांच हाइड्रोकार्बन और स्टेरॉइड। ये सारे जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं इनके फॉसिल्स को बोला जाता है बायोकेमिकल फॉसिल्स। अब एक साइंटिस्ट थे निकोलस, 1981 में इन्होंने रिपोर्ट किया, क्या रिपोर्ट किया देखते हैं। बायोकेमिकल फॉसिल्स ऑफ द सब्सटेंसेस रिलेटेड टू स्पोरोपोलिन, लिग्निन, क्यूटिन, सेल्यूलोज एटसेट्रा। इन्होंने रिपोर्ट करे बायोकेमिकल फॉसिल्स किससे रिलेटेड, स्पोरोपोलिन, लिग्निन, क्यूटिन और सेल्यूलोज। तो ये सारे हार्ड सब्सटेंसेस हैं, ये जल्दी डिग्रेड नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये फॉसिल्स बनाने में हेल्प करते हैं। स्पोरोपोलिन के बारे में तो आपको पता ही है अगर आपने लास्ट जो प्रीवियस यूनिट्स देखी हैं, कि ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है अर्थ पे, स्पोरोपोलिन। वेरियस नेम्स असाइन टू द फॉसिल्स। फॉसिल्स को नेम्स दिए गए हैं, उनकी हम स्टडी करने वाले हैं, जैसे इम्प्रेशंस, मोल्ड्स, कास्ट्स, कंप्रेशन, पेट्रिफिकेशंस, ये सारे नेम्स हैं फॉसिल्स को दिए गए हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स के फॉसिल्स हैं, उनको ये नेम असाइन किए गए हैं उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। सबसे पहला देखते हैं हम इम्प्रेशंस।
दिस इज अ टाइप ऑफ फॉसिल इन विच इम्प्रेशन और निगेटिव रेप्लिका ऑफ प्लांट पार्ट इज क्लियरली विजिबल ऑन द रॉक अपॉन स्प्लिटिंग। तो ये टाइप है फॉसिल का जिसमें जो इम्प्रेशन या निगेटिव रेप्लिका मतलब उसी जैसा, उस प्लांट पार्ट जैसा नेगेटिव रेप्लिका मतलब उसी का एक रेप्लिका दिखाई देता है, क्लियरली विजिबल होता है जब हम रॉक को स्प्लिट करते हैं, रॉक को तोड़ते हैं। द सरफेस ऑफ प्लांट पार्ट इन्वॉल्व इन विजिबल इज विजिबल इन दिस टाइप ऑफ फॉसिल। तो जो प्लांट पार्ट का जो सरफेस होता है वो इन्वॉल्व जो फॉसिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है इस टाइप की में, वो यहाँ पे विजिबल होता है इस फॉसिल में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इम्प्रेशन टाइप ऑफ फॉसिल देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब फॉर्मेशन हो रहा होता है इम्प्रेशन टाइप ऑफ फॉसिल्स का, तब जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मोल्ड्स। एज द नेम इंडिकेट्स, मोल्ड्स आर फॉर्म्ड बाई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स डिजॉल्व्ड बाई सीपेज ऑफ ग्राउंड वाटर। जो जैसा कि नेम से हमें पता चल रहा है मोल्ड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में फॉर्म होते हैं और जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर से सीपेज ऑफ ग्राउंड वाटर से बनते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। लीविंग अ हॉलो कैविटी इन द रॉक, और ये एक हॉलो कैविटी बना देते हैं रॉक में। सच हॉलो कैविटीज रिजेंबल विद द ओरिजिनल ऑर्गन इन साइज एंड शेप। तो ये जो हॉलो कैविटीज हैं ये किससे रिजेंबल करती हैं, जो ओरिजिनल ऑर्गन होता है उससे रिजेंबल करती हैं, मतलब उसके जैसी दिखती हैं साइज और शेप में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कास्ट्स। कास्ट क्या होते हैं? डिके ऑफ टिश्यू इन एन ऑर्गेनिज्म रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हॉलो। ये एक हॉलो स्ट्रक्चर बना लेती हैं जब टिश्यू का डिके होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो एक फॉर्मेशन हो जाता है हॉलो का। हॉलो मतलब एक खाली स्ट्रक्चर, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। व्हेन दिस हॉलो गेट्स फिल्ड विद मिनरल्स मैटर दैट इज सेडिमेंट्स, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कास्ट। लेकिन जब ये हॉलो इसके अंदर फिल हो जाता है, क्या मिनरल मैटर फिल हो जाता है जो कि सेडिमेंट होता है, तो फिर ये एक फॉर्मेशन करता है कास्ट का, कास्ट बना देता है फिर ये। एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल इज दस रिजल्टेड। फिर जो प्लांट मटेरियल होगा उसकी एक एग्जैक्ट रेप्लिका बन जाएगी, मतलब उसी जैसी एक कॉपी बन जाएगी जो कि फॉसिल होगी। अब नेक्स्ट है कंप्रेशंस। When bulk of the plant material gets compressed in layers of sediment, the fossils are called compressions. जब बहुत सारे जो प्लांट मटेरियल है उसका बहुत सारा पार्ट कंप्रेस हो जाता है किसी भी सेडिमेंट की लेयर्स में, तो हम उसको उस टाइप के फॉसिल्स को बोलते हैं कंप्रेशंस। बाय द लेइंग ऑफ एडिशनल सेडिमेंट्स फ्रॉम अबव, वाटर स्क्वीजेज आउट ऑफ द प्लांट्स पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड दिस मेक्स देम मोर कंपैक्ट एंड फ्लैटेंड। तो जब एडिशनल सेडिमेंट इसके ऊपर आता है तो इसमें जो वाटर होता है वो बाहर आ जाता है और यही एक कॉम्पैक्ट और फ्लैटेंड टाइप का ऑर्गेनिज्म उस रॉक पे या उस सेडिमेंट पे बन जाता है, तो जिसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। पेट्रीफेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट आता है। पेट्रीफेक्शंस आर फॉर्म्ड व्हेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर रिजर्वॉयर्स कंटेनिंग डिसॉल्व्ड मटेरियल्स। पेट्रीफेक्शंस कब फॉर्म होते हैं? जब जो प्लांट है उसका पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड रहता है, मतलब पूरी तरह से डूबा रहता है किसी भी वाटर रिजर्वॉयर में, किसी भी जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है जैसे पॉन्ड, लेक, उनमें कंप्लीटली डिजॉल्व रहता है और उसमें मटेरियल होता है जो कि जिसका फॉसिल बनना है, तो वही पेट्रीफेक्शन फॉर्म करता है। इन द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन सेवरल टाइप्स ऑफ soluble mineral infiltrate the cell and intercellular spaces replacing the water and inorganic molecules। तो इसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस में बहुत सारे टाइप्स के soluble minerals इन्फिल्ट्रेट करते हैं, मतलब फिल्ट्रेट करते हैं सेल्स को और इंटरसेलुलर स्पेसिस को, जो कि वाटर और ऑर्गेनिक मटेरियल को रिप्लेस कर देते हैं और वो फिर फॉसिल बन जाते हैं। द सॉल्युबल मिनरल्स इंक्लूड कार्बोनेट, सिलिकेट्स एंड आयरन कंपाउंड। जो सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स और आयरन कंपाउंड्स। तो ये पेट्रीफेक्शन हो गया। तो इससे पहले हमने देख लिया टाइप्स ऑफ फॉसिल और नेम असाइन टू फॉसिल्स और मीनिंग ऑफ फॉसिल्स, फॉसिलेशन प्रोसेस, ये सारे हमने देख लिए। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा, कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी।
मतलब ये एक साइंटिस्ट थे बीरबल साहनी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया की पहले बॉटनी स्टडीज़ में, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं, तो ये हम देखेंगे उनका योगदान बीरबल साहनी का। बीरबल साहनी, सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इनका, ये हैं कौन, मतलब थे कौन। बीरबल साहनी, इनका बर्थ हुआ था 14 नवंबर 1891 में और डेथ 10 अप्रैल 1949 में। बीरबल साहनी वाज एन इंडियन पैलियोबॉटनिस्ट हु स्टडीड द फॉसिल्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बीरबल साहनी एक पैलियोबॉटनिस्ट थे, इंडिया के पैलियोबॉटनिस्ट थे। इन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के फॉसिल्स को स्टडी किया, मतलब इंडिया के सारे फॉसिल्स और इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ के फॉसिल्स को स्टडी किया, और ये एक पैलियोबॉटनिस्ट थे। ही आल्सो टुक एन इंटरेस्ट इन जियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। इन्होंने आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी में भी इंटरेस्ट लिया। जियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सॉइल, और आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ जो मतलब ओल्ड हिस्टोरिक चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी। ही फाउंडेड द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी एट लखनऊ इन 1946। इन्होंने एक पैलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में इस्टेब्लिश किया, उसके ये फाउंडर थे, और इन 1946 में एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, BSIP। इसके बारे में लेक्चर में आगे देखेंगे। हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस वर इन द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट इन इंडिया एंड इन प्लांट इवोल्यूशन। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन किस में था, फॉसिल प्लांट की स्टडी में, इंडिया के फॉसिल प्लांट्स की स्टडी में, और प्लांट इवोल्यूशन किस तरह से हुआ इसमें इनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था। He was also involved in the establishment of Indian science education and served as the president of National Academy of Sciences, India, and as an honorary president of the International Botanical Congress, Stockholm. ये किस में इन्वॉल्व थे, इंडियन साइंस एजुकेशन के इस्टेब्लिशमेंट में, और इन्होंने जो नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस है इंडिया की, उसका प्रेसिडेंट भी, एज ए प्रेसिडेंट भी वर्क किया है, और ये प्रेसिडेंट किसके रहे हैं, इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस स्टॉकहोम, ये उसके भी प्रेसिडेंट रहे हैं। बीरबल साहनी मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द स्टडी ऑफ पैलियोबॉटनी। इन्होंने पैलियोबॉटनी की स्टडी में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। ही टुक अ डीप इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ प्लांट्स फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड। तो बीरबल साहनी ने अपने चाइल्डहुड से ही जो प्लांट्स की स्टडी है उसमें डीप इंटरेस्ट लिया, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इनको प्लांट की स्टडी में। ही रिसर्च्ड ऑन एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ पैलियोजोइक फर्न्स एंड इंडियाज गोंडवाना फॉर्मेशंस फॉसिल प्लांट्स। तो इन्होंने किस पे रिसर्च किया, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पैलियोजोइक एरा था उसके फर्न्स पे, मतलब फॉसिल्स पे, ऑब्वियसली फॉसिल ही होंगे अब तो वो, उन पे, और इंडिया के गोंडवाना फॉर्मेशंस फॉसिल प्लांट्स पे इन्होंने रिसर्च किया, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पे। ही फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी एट लखनऊ विच लेटर ऑन रिनेम्ड एज बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, BSIP। इन्होंने क्या फाउंड किया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में, लेकिन उसको बाद में उसका नेम चेंज कर दिया गया उनके ऑनर में, बीरबल साहनी के ऑनर में, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, BSIP। दिस वाज द फर्स्ट पैलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो ये पहला इंडिया में अपने आप में पहला इंस्टीट्यूट था पैलियोबॉटनी का फॉसिल प्लांट्स की स्टडी के लिए। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, BSIP, इसके बारे में हम कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। BSIP इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन पैलियोबॉटनी, पैलियो इकोलॉजी एंड एलाइड डिसिप्लिन्स। तो जो BSIP है ये मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है किसमें, पैलियोबॉटनी में, पैलियो इकोलॉजी में, और इसी तरह के और जो एलाइड डिसिप्लिन्स हैं उनमें। इट्स मैंडेट इज टू एक्सप्लोर एंड डेवलप पैलियोबॉटनी एज अ साइंस एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर रिसर्च इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट लाइफ इन द जियोलॉजिकल पास्ट इंक्लूडिंग फॉसिल्स। तो इसका जो मैंडेट है, मतलब इनका इस इंस्टीट्यूट का जो मोटिव है वो क्या है, एक्सप्लोर एंड डेवलप पैलियोबॉटनी को एक्सप्लोर और डेवलप करना एज अ साइंस, एक साइंस की तरह, और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना किसको, जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में किसके, प्लांट लाइफ और जियोलॉजिकल पास्ट, मतलब फॉसिल्स की स्टडी में जो रिसर्च है उसको हर तरह की फैसिलिटी पहुंचाना इस इंस्टीट्यूट का एक मैंडेट है, मतलब मोटिव है। तो BSIP के बारे में जान लिया, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी के बारे में जान लिया। तो हमारे सिलेबस में जितने भी
इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंशन थे यूनिट 4 से रिलेटेड, पैलियोबॉटनी से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। तो आज हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगर आपको कोई किसी भी यूनिट में कोई भी डाउट है, कोई भी जो भी टॉपिक है, अगर आपको वो करवाना है, उसकी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। तो आज हमारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स, ऑलमोस्ट नहीं, सारी यूनिट्स कंप्लीट ही हो गई हैं जितनी भी हैं। कुछ यूनिट्स में इम्पोर्टेंट पार्ट्स हुए हैं, जैसे यूनिट 6 में और यूनिट 4 में और यूनिट 8 में, इनमें इम्पोर्टेंट पार्ट्स हुए हैं सिर्फ। और बाकी सारी यूनिट डिटेल्ड हैं, सब पूरा डिटेल में सिलेबस कवर कराया गया है आपको यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का। तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपना नोट्स बनाते हुए होंगे, आपने जो नोट्स बनाए हुए होंगे उनको आप रिवाइज करिए, और जो भी डाउट है वो आप कमेंट करिए। और अपने डाउट्स इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हैं क्रेज बायोलॉजी के, तो आप जाके वहाँ पे फॉलो कीजिए क्रेज बायोलॉजी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट ज़रूर करना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको पूरा सिलेबस जो कंप्लीट कराया मैंने उस पर फीडबैक देना। तो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। और जो भी टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी उस पर कंप्लीट लेक्चर एक अवेलेबल करवा दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।